गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर हेल्दी। आप सब काफ़ी खुश होंगे। हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा, देयर इज सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट। हमने वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, मास, लेंथ, टाइम। अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन। अभी मोशन वाला जो चैप्टर है ना, वो काफ़ी जर्नल है और हमारे डेली लाइफ में होने वाला चैप्टर है। इन एवरीडे लाइफ मोशन जो होती है, कई तरह की मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, आपने ट्रेन को देखा होगा चलते हुए, आप खुद आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, बस में सफ़र किया होगा। ये सब क्या है? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई मोशन जो है वो एक हमारे डेली लाइफ की फिनोमेना है, एक हैपनिंग है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं मोशन का हमारी लाइफ में फिर क्या इम्पोर्टेंस क्या है। हम डेली लाइफ में मोशन हमारे काफ़ी आती है, रोज़मर्रा में आती है, तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो जाती है। जैसे मान लीजिए अपने को 100 किलोमीटर दूरी पे जाना है कहीं पे, और मेरे पास बाइक है, तो उस बाइक से मान लीजिए मेरे को पहुंचना है वहाँ पे 2 घंटे के अंदर। अगर मेरे को 2 घंटे के अंदर पहुँचना है तो मेरे को कैलकुलेशन आनी चाहिए, मेरे को मोशन की स्टडी आनी चाहिए, मेरे को स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सब कंसेप्ट अगर मेरे से अच्छे से क्लियर होंगे तो मैं वहाँ पे सिंपली बता सकता हूँ कि अगर मेरे को वहाँ पे 2 घंटे में पहुँचना है ना, तो मेरे को बाइक की स्पीड पे चलानी पड़ेगी ताकि मैं वहाँ पे 2 घंटे में पहुँच जाऊँ। तो इन सब डाउट्स को, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर जो है मोशन। अब सबसे पहली बात और ज़रूरी बात तो यही आ गई कि चैप्टर का नाम है मोशन। तो कोई भी चीज़ मोशन में कब कही जाएगी? भाई मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ है, आप उसको मोशन में कब कहेंगे? आप उसको मोशन में तब कहेंगे जब आप उसको चलता हुआ देखें या आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ भाई बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अगर उसी चीज़ की आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज न हो तो आप क्या कहेंगे? ये मोशन में नहीं है, ये क्या है? रेस्ट में है। तो कहने का मतलब क्या है? भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कही जाएगी? जब वो अपने ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट said to be in motion to be in motion if it change its position with respect to its surrounding। ठीक है, an object said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding। मतलब सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ उसको ऑब्जर्व कर रही है, उसके जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर के अंदर हैं और अपने कमरे के अंदर है, अगर आप कमरे में चल रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग जो है वो कमरा हो गया, कमरे की दीवारें होंगी। अगर आप कमरे में चल रहे हैं तो आपकी सेपरेशन जो है वो दीवारों से चेंज हो जाती है। पोजीशन जो है, एक दीवार से अगर आपकी सेपरेशन घट रही है तो दूसरी दीवार से क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कमरे की दीवारों के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो आपकी जो सराउंडिंग है वो कमरा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मान लीजिए आप कमरे के अंदर बैठे हैं, इफ़ यू आर सिटिंग इन द रूम, और आप भी साथ चल रहे हैं और आपका कमरा भी साथ चल रहा है। योर रूम इज आल्सो इन मोशन। तो क्या कहेंगे? आपके लिए आपका कमरा जो है, आपका जो रूम है वो मोशन में है या रेस्ट में है?
सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, आपको कभी ये नहीं लगेगा अगर आपका जो रूम है वो आपके साथ मोशन कर रहा है तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। आप देखेंगे नहीं रेस्ट में है। और ये ऐसा ही होता है, ये हर रोज़ होता है और हमेशा होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अर्थ जो है, धरती है, वो हमेशा चक्कर लगा रही है, घूम रही है सन के चारों तरफ। आपने पढ़ा होगा अर्थ के पास दो टाइप की मोशन होती हैं, वन इज द रिवोल्यूशनरी मोशन, अनदर इज द रोटेशनल मोशन। दोनों ही मोशन कर रही है। और हम कहाँ हैं भाई, हम भी तो अर्थ पे ही हैं। मतलब अगर अर्थ घूम रही है तो मैं भी घूम रहा हूँ, ठीक है। और जो कमरा है वो भी कहाँ पे है, वो भी रूम पे, मतलब रूम भी क्या कर रहा है, वो भी घूम रहा है, वो भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरा कमरा चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। मैं क्या कहूँगा कि इट इज ऑलवेज इन रेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाएगी जब उसके सराउंडिंग को, जब उसके ऑब्जर्वर को लगेगी कि हाँ भाई वास्तव में मोशन कर रही है। तो अब इसी बात को अगर हम ऑब्जर्व करें कि भाई आप अगर अर्थ पे है, कोई दूसरा आदमी है जो जाके स्पेस में या मान लीजिए मून के ऊपर जाकर टेलीस्कोप से हमें ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि हम मोशन कर रहे हैं, क्योंकि उसको धरती घूमते हुए दिखाई देगी। और हाँ, हम कहाँ पे हैं, वी आर ऑन द अर्थ। अगर हम अर्थ के ऊपर हैं तो हमें क्या बोलेगा कि हम भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाएगी जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, ठीक है। अब अगली बात अगर कहें, अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना करे तो क्या कही जाएगी भाई, वो तो रेस्ट की पोजीशन हो जाएगी। भाई अगर पोजीशन को चेंज ही ना करे तो क्या कहलाया जाएगा, वो इट इज रेस्ट, ठीक है। तो क्या लिखें, एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it not change its position with respect to its surrounding। अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जैसे कि हमने अभी बात की अपने रूम की और अपने खुद की बात की, मेरे लिए मेरा कमरा रेस्ट में है और कमरे की दीवारों के रिस्पेक्ट में मैं भी क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल आपको याद होगा, आपने काफ़ी फील किया होगा। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं और आपकी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। थोड़ी देर में क्या होता है, एक दूसरी ट्रेन आके आपके साइड में रुक जाती है, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको नहीं पता है, अचानक से क्या होता है, धीरे से एकदम से आप वाली जो ट्रेन है वो चलने लगती है। आप वाली ट्रेन जो है वो चलने लगती है तो आपको ऑब्जर्व क्या होता है, आपको लगता है कि सामने वाली ट्रेन गई है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन है वो गई है। इट इजंट इट, ये कुछ ऐसा ही है कि आप गाड़ी में बैठे बैठे ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जो बाहर जो पैसेंजर खड़ा है वो पीछे को जा रहा है। इजंट इट। अब कहने का मतलब क्या है, अब आप अंदर बैठे हैं, आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे हैं और आपके रिस्पेक्ट में जो बाहर खड़ा है वो भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अगर ट्रेन के अंदर आपके साथी एक और आपका साथ बैठा हुआ है तो उसके बारे में अगर ट्रेन बंद है तो आपके लिए वो क्या है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है भाई, आपके लिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप दोनों एक समान दूरी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे कि वो क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो कहने का मतलब और सिंपल सी बात क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एक नोट लिख लेते हैं यहां पे, रेस्ट एंड मोशन आर relative
यू कैन से फिनोमेना नॉट एब्सोल्यूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है भाई, समझेंगे इसको फिर से एक बार। क्या कहता है कि भाई रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव फिनोमेना है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव का मतलब क्या, एक आदमी के लिए कोई दूसरा आदमी है वो मोशन में हो सकता है, अगर कोई तीसरा आदमी देखेगा तो उसके लिए वही आदमी रेस्ट में हो सकता है। एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, वो हमेशा ही कही जाए, कोई एक आदमी हमेशा मोशन में नहीं कहा जाएगा। किसी एक के लिए वही क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, किसी और के लिए वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। रिलेटिव है, मैन टू मैन जो है दे आर चेंजेस। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर को बदल देंगे, मोशन और रेस्ट की जो हाइपोथेसिस है, जो फिनोमेना है, वो क्या होती रहेंगी, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपको रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़े से आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ इसको बार बार से वीडियो को देखिए पीछे आगे पीछे करके, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब भाई पोजीशन की बात क्या करें, अभी पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझे इसको प्लीज। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, उसको आप बताते हैं कि वो कहाँ पे है, इजंट इट। अब उसको बताने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए ये हमारे पास है, हम एक बार डायरेक्शन ड्रा कर लेते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, और ये हो गई अपने पास वेस्ट। मान लीजिए ये ओरिजिन है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका मकान है, ठीक है, दिस इज योर होम। यहाँ पे कोई शॉप है, यहाँ पे आपके पास से टेम्पल इज देयर, और यहाँ पे है आपका प्लेग्राउंड। अब पोजीशन की अगर बात करें, पोजीशन का कंसेप्ट अगर समझें, तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए, अगर आपके घर पे आपका कोई मित्र आया है, आपका साथी आया है, और वो आपसे ये पूछता है कि भाई मेरे को दुकान जाना है, दुकान पे जाना है, तो बताना कि मेरी दुकान कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे उसको, भाई आप उसको यही कहेंगे कि भाई आप क्या करिए, मान लीजिए ये दूरी आपके पास है 50 मीटर, दिस इज 60 मीटर, दिस इज 70 मीटर। उसे क्या कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से क्या कीजिए, इस डायरेक्शन में जाइए, यहाँ से 50 मीटर दूरी के आपके ऊपर क्या मिल जाएगी, शॉप मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इस शॉप की जो पोजीशन है वो आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में है, और कितनी दूरी के ऊपर है, 50 मीटर की दूरी के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है वहाँ से अपने एक्चुअल पोजीशन से, आपके जहाँ से आप बता रहे हैं वहाँ से, दूसरी वो किस डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर आपका साथी बोले कि मेरे को टेम्पल जाके आना है, तो टेम्पल के लिए क्या कहेंगे कि टेम्पल जो है यहाँ से लगभग 60 मीटर की दूरी के ऊपर है और नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि वो किस दर को है, और क्या हो गया, उसकी दूरी कितनी है जहाँ से आप बता रहे हैं वहाँ से, ठीक है। ये तो होगी आपकी डायरेक्शन की बात में। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें, ऑन ए स्ट्रेट लाइन अगर हम समझें, अगर हम बोले पोजीशन ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हमारे पास ओरिजिन आ जाता है। हमने नंबर लाइन पढ़ी होगी, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज 10, 20, 30 एंड 40। इधर को वाली डायरेक्शन जो अपने पास है ये सारी नेगेटिव में ली जाएंगी, -20, -30।
ठीक है, ये आपका ओरिजिन है जहाँ से आप चीज़ों की पोजीशन को बताएंगे कि भाई इससे इधर इतना है, इससे इधर इतनी दूरी है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पॉइंट पे रखी हुई है, कोई दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी पॉइंट पे रखी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, ए की लोकेशन को अगर बोलेंगे भाई ए कहाँ है, वेयर इज ए सिचुएटेड, तो क्या कहेंगे, ए जो है यहाँ पे हम बोल देते हैं दिस इज आवर एक्स डायरेक्शन, सी दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव एक्स। ए के बारे में क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर के ऊपर रखी हुई है, सिंपल सी बात है। अगर बी के बारे में बातें करेगा तो बी के बारे में क्या कहेगा, जो बी है ना वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 30 मीटर पे रखी हुई है। तो ए की पोजीशन क्या है, एक्स ए इज प्लस 20 मीटर, एक्स बी की पोजीशन कितनी है, माइनस का 30 मीटर। कहने का मतलब क्या है, पोजीशन को जब हमने बताया तो डायरेक्शन के बारे में भी बातें की और उसकी जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी हमने बातें की हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम पोजीशन के बारे में बातें करेंगे तो ये सब डिस्कशन में हमारे हमेशा आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अपने पास आ गया है अगला टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अभी हमने पढ़ा था पिछले कुछ वीडियोज के अंदर, हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब उन क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करने का एक और अपने पास पैरामीटर आ गया है जहाँ से हमें अलग तरीके से उनको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाती है अपने पास स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर किसको बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास अपना कुछ अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती कि किस डायरेक्शन में। जैसे हमने अभी बोला कि भाई पोजीशन के बारे में हमने बातें की, अब पोजीशन को बताने के लिए हमने बोला कि भाई इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, इधर है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसमें, अगर बोले कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो 5 किलोग्राम मास है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं कि उसके मास की डायरेक्शन किधर है, नो नीड। ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसका क्या डायरेक्शन है। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास सिर्फ अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कुछ वैल्यू होती है, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो क्या कहता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब क्या कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कुछ अमाउंट है, is known as स्केलर क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, अभी हम बातें कर रहे थे भाई मास, वॉल्यूम है, अभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे डिस्टेंस, फिर आ जाएगी स्पीड, आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट अपने पास जो टर्म आ जाती है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। अभी हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में।
अब वेक्टर क्वांटिटी वो हो गई जिसके पास अमाउंट भी है, वैल्यू भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहेगा, एनी फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction is known as the वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला कि भाई कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम इसको समझेंगे, देखना प्लीज। अभी इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है अपने पास। इसका जो एग्जांपल अपने पास आता है, डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाता है अपने पास वेलोसिटी, फिर आ जाता है अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल इज द से एक्सेलरेशन। ये सब क्वांटिटी हम यहीं पढ़ने वाले हैं, इसी यूनिट में पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन। देन हम पढ़ेंगे फोर्स, इसी यूनिट में पढ़ेंगे, अगले यूनिट में सॉरी। फिर पढ़ेंगे हम लीनियर मोमेंटम अगली यूनिट में। बहुत से अपने पास एग्जाम्पल होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बात कर रहे थे कि भाई वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, विच हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज ए मैग्नीट्यूड। नाउ प्लीज एक बात देखना प्लीज, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपने को क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके इनिशियल और फाइनल में कितनी छोटी से छोटी दूरी है। इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ थी, फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गई, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितनी है, वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट, तो क्या करें, इनको सीधा यहाँ से यहाँ मिला दे। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इट हैव डायरेक्शन। अगर हम बात करें ऐसे ही वेलोसिटी की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी की तरफ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, इट इज फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही अगर हमारे पास फोर्स है, से फोर्स इज देयर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर को, ठीक है। अब देखना फोर्स के साथ डायरेक्शन अटैच्ड है, इसको समझे कैसे, क्योंकि अगर इसी फोर्स को मैं एक बार इधर से लगाऊंगा तो इधर जाएगी, अगर इधर से लगाऊंगा इसको मैं तो बॉडी तो इधर को जाएगी। मतलब क्या हुआ, फोर्स के साथ डायरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रही है, जो बॉडी की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। कहने का मतलब क्या हो गया कि भी फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अपने साथ लिए हुए है, साथ में डायरेक्शन के साथ ही इसके मीनिंग फुलफिल होते हैं। ये नहीं कि अगर आपको कोई बोले कि किसी बॉडी के ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आप क्या कहेंगे, वो किधर को जाएगी, तो उससे पहले आपको वो किधर को जाएगी उससे पहले बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा अपने फोर्स किधर को लगाया। मतलब क्या बताना पड़ेगा, वी हैव टू मस्ट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपने को फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास क्या क्या होता है, दे हैव द डायरेक्शन एंड दे हैव द मैग्नीट्यूड। ओके, सो प्लीज for today lecture we are finishing here. In our next video we are going to discuss about the distance and displacement and some topic of the velocity and speed.
टिल नाउ दिस इज स्टैटिक एंड बेसिक ऑफ द मोशन। इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना, ताकि जब अगले वीडियो आप करने को जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टडी। थैंक यू।